हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमर लोहिया। आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे हमें अटैम्प्ट करना है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कैरी और एडमिट कार्ड। तो आपको अपना एडमिट कार्ड ज़रूर कैरी करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड नहीं भूलना है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन यही है। एग्ज़ाम आपको देने ही तब दिया जाएगा जब आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एडमिट कार्ड की आप एटलीस्ट 3 से 4 फ़ोटो स्टेट करवा लें, ताकि बाई चांस अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड इधर उधर भी हो जाए तो आप विद दैट फ़ोटो स्टेट आप एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कि अपना एडमिट कार्ड ज़रूर साथ में लेकर के जाएँ। काफ़ी बार ये दिक्कत होती है, बच्चे अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है उन्हें, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखें, अपना एडमिट कार्ड ज़रूर साथ में लेकर के जाएँ। बाई चांस अगर एडमिट कार्ड इधर उधर हो जाए तो एटलीस्ट फ़ोटो स्टेट तो आपके पास हो, जिसके थ्रू आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको एंट्री मिल जाए और फिर आप अपना एग्ज़ाम लिख पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम देते समय आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे आप एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे, एंट्री करोगे हॉल में, उसके बाद जब आपको पेपर मिलेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन एक बार में आपको समझ में ना आए, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे एक बार रीड करें, हो सकता है समझ में ना आए, दूसरी बार रीड करें, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा क्वेश्चन आपको, फिर थर्ड टाइम जब आप रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। या मान लेते हैं चलो वर्स्ट से वर्स्ट कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो एक चीज़ याद रखें माइंड में कि पूरे पेपर में ईजी पार्ट ज़रूर होगा मैक्सिमम, लगभग 70 to 85% एवरेज ईजी पार्ट ही रहता है। तो मुश्किल से 10 या 15% डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत पार्ट बनाया जाता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन टोटल डोंट पैनिक, अगर एक दो क्वेश्चन टफ आ भी जाते हैं तो आप एक दो बार रीडिंग लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपको बिल्कुल पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चों को भी पेपर मिला और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, पूरे पेपर में कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, अदरवाइज़ आप उन्हें भी एक दो बार पढ़ोगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी हैंड राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ते समय उसे कोई रेजिस्टेंस ना है, एग्जामिनर को वो अच्छे से रीड कर पाए, समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, ठीक। तो आप अपनी हैंड राइटिंग नीट और क्लीन रखें, इसका बेनिफिट बहुत मिलता है। तो अपनी हैंड राइटिंग को नीट और क्लीन ज़रूर रखें। दूसरा इज़ डोंट ओवर राइट। वही एक ही बात है, नीट और क्लीन रखने के बाद ओवर राइट ना करें। ओवर राइट का मतलब ये है कि मान लो कुछ गलती हो भी गई है तो उसे ऐसा नहीं है कि ऐसे आप बिल्कुल कट कर दो और एकदम से, मतलब जहाँ पर ध्यान नहीं जा रहा हो एग्जामिनर का वो तो भी ज़बरदस्ती जाए, करेक्ट। तो ये ना करें आप। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो बस एक लाइन ऐसे कट करके आप आगे बढ़ जाएं, वो एक लाइन भी सफिशिएंट है ये बताने के लिए एग्जामिनर को कि आपने कट कर दिया है क्वेश्चन का आंसर। देन आगे बढ़ जाएं आराम से, अपना फिर आंसर लिख दें जो भी सही है। दूसरी चीज़ है प्रॉपर स्पेस एंड गैप शुड बी गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, थोड़ी चीज़ समझ लीजिए। जैसा मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में जैसे आपने एक क्वेश्चन में लेट इट भी 2 पॉइंट लिखने हैं, तो आपने एक पॉइंट लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी, देन दूसरा पॉइंट लिख दिया, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने 2 लाइन यहाँ छोड़ दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट कर दिया। तो आप स्पेस प्रॉपर दें ताकि एटलीस्ट समझ में आ जाए कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो स्पेस नहीं देते हैं ढंग से, तो समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन कहाँ चल रहा है, ठीक। तो स्पेस अच्छे से दें बस। अब इसका मतलब ये ध्यान रखना, मैं स्पेस लाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड में स्पेस दे दें बहुत ज़्यादा, ठीक। तो जो नॉर्मल आप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखें, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। बट जब एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो एटलीस्ट 2 लाइन का तो गैप दें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक। अच्छे से प्रॉपर समझ में आना चाहिए, बहुत हौच पौच नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग इज़ अटेम्प्ट एग्ज़ाम सीक्वेंस वाइज। देखिए एग्ज़ाम में सेक्शंस आते हैं आपके में, तो सेक्शन आप शफल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं आप कोशिश करिए उन्हें सफल ना करें, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन ए बी सी डी अगर आ रहा है तो जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है वो अटैम्प्ट करना, कोई इशू नहीं है। वैसे कायदा ये है कि आइडियल मेथड ये है कि आप ए से स्टार्ट करें, ए सेक्शन ए, फिर सीक्वेंस जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4
सेक्शन बी, देन सीक्वेंस, देन सी, देन डी। बट मान लीजिए आपको सेक्शन सी अच्छे से आ रहा है तो सी अटेम्प्ट करना है, उसके अंदर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है तो देन 15 फिर सीक्वेंस चलने दें 16, 17, 18 इस तरीके से। वहाँ सीक्वेंस चेंज ना करें क्वेश्चंस का। सेक्शन आपने सी पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर जो सीक्वेंस है उसे चेंज ना करें। सेक्शन सी के बाद आप चाहें तो सेक्शन डी कर सकते हैं, देन ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, बट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आपको चेंज नहीं करना है। हो सके तो आइडियल मेथड ये है कि आप स्टार्टिंग से अटैम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन ए से ही, तो अगर आपको पूरा पेपर ही आता है तो कोई इशू नहीं है, स्पीड भी अगर आपकी अच्छी है तो पूरा सीक्वेंस से अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुल मिला करके ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट्स मार्किंग। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर करें तो अकॉर्डिंग टू इट्स मार्किंग, मार्किंग ज़रूर देख लें कि भाई वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन जैसे अगर हम साइंस के एग्ज़ाम की बात करें तो साइंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर कोई रीज़न पूछा गया है उसका, तो अब वो क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो आपको 1 नंबर लायक ही रीज़न लिख करके आना है, 1 लाइन का, 2 लाइन का, करेक्ट। बट अगर वो 3 नंबर में पूछा गया है तो आपको प्रॉपर रीज़न लिख करके आना है, कम से कम इस हिसाब से कि 3 नंबर मिल जाए आपको उसमें। अब चाहे आप पॉइंट वाइज लिख करके आओ 3 पॉइंट, या फिर आप प्रॉपर तरीके से कम अच्छे से फिल करके आओ जो भी रीज़न है उसका। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो 2 नंबर का है तो आप 2 नंबर लायक आंसर लिखोगे। ठीक, अगर वो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, करेक्ट, जैसे 5 नंबर का आ रहा है तो आपको ज़्यादा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, देन आप आंसर करें। नेक्स्ट थिंग इज बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। देखिए ये साइंस के एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहें और टू द पॉइंट रहें। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर दें, करेक्ट। अगर व्हाट पूछा गया है तो व्हाट का ही आंसर आना चाहिए आपसे, कि अगर कोई चीज़ क्या होती है तो व्हाट का आंसर आना चाहिए। वाई अगर पूछा गया है तो वाई का आंसर आना चाहिए। हाउ का पूछा गया है तो हाउ का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है पूछा तो व्हाट का है और आप वाई का आंसर दे रहे हो, या वाई का पूछा हुआ है आप व्हाट का आंसर दे रहे हो। तो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी का आंसर मिलना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट। ठीक, साइंस के एग्जाम में ये मेन चीज़ है। अगर आपसे कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और उसका रीज़न पूछा हुआ है तो अगर आपको उसका रीज़न पता है तो तुरंत लिख दीजिए। अगर आपका रीज़न सही है, एक लाइन में भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता और आप उसमें ऐसे लिख दे रहे हो, मेन रीज़न मिला नहीं उसमें, ठीक, करेक्ट, तो उसके आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपने उस ऐसे में भी वो लाइन जो मेन रीज़न था वो लिख दिया तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो साइंस में ये चीज़ बहुत होती है, साइंस मैथमेटिक्स में, कि टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। तो जितना स्पेसिफिक हो सकता है, जितना टू द पॉइंट हो सकता है, घुमाने की कोशिश ना करें। अगर आंसर आता है तो टू द पॉइंट लिखें, ठीक है। यू कैन यूज़ की पॉइंट्स फॉर योर आंसर। आप की पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 की पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो आप की पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, एग्जामिनर को भी चेक करने में क्लियर रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए नेक्स्ट थिंग देख लेते हैं हम, यूज़ डायग्राम और फ्लो चार्ट इन आंसर। तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं आंसर लिखते समय, स्पेशली इन साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम और फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप अपनी चीज़ें बताना चाह रहे हो एग्जामिनर को, बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, और स्पेशली आप डायग्राम और फ्लो चार्ट तब बना करके आएँ जब वो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हो, 3-4 मार्क्स क्वेश्चन का हो तब। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायग्राम बनाइए, देन आपको बनाना ही बनाना है, कोई इशू नहीं है इसमें। बट अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा हुआ है डायग्राम, करेक्ट, और अगर उसका डायग्राम सिंपल है और आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर बना करके आएँ उसको, उस क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ उसका डायग्राम, ठीक है। और स्पेशली डायग्राम आप यूज़ करें 3-4-5 मार्क्स, जो ज़्यादा मार्क्स के हैं उसमें डायग्राम यूज़ करें, क्योंकि वहाँ से आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप 1 या 2 नंबर के में डायग्राम बना के आते हो, पूछे नहीं हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर पता है उसका तो, करेक्ट, अगर आपने आंसर लिख ही दिया है तो वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 3-4 नंबर का है, आपने रीज़न भी लिख दिया, आंसर भी लिख दिया है, डायग्राम नहीं भी पूछा हुआ है, तो नंबर मिल सकते हैं। बट अगर आप डायग्राम और बना देते हो, आप पर टाइम है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर पूरे मिलने के। तो आप डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़
अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेदर यू नो द आंसर और यू डोंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आंसर पता हो या ना पता हो। क्यों? क्योंकि देखिए अपने पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो एक बात तो श्योर शॉर्ट है कि आपका नंबर मिलना ही नहीं है, टीचर खुद ही नहीं नंबर दे सकता है। करेक्ट। और बट अगर आप कुछ लिख करके आ जाते हो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी, जैसे कुछ पूछा हुआ है, अब वर्ड भी पूछा हुआ है और आप वाई का भी आंसर दे देते हो, या वाई भी पूछा हुआ है व्हाट का आंसर दे देते हो, तो कुछ ना कुछ नंबर टीचर हो सकता है आपको दे दे। करेक्ट। बट अगर आप ब्लैंक कॉपी छोड़ करके आते हो तो आपको श्योर है कि एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। करेक्ट। तो ये चीज़ याद रखिए, एग्जामिनर जो वहाँ बैठे हुए हैं वो खुद नंबर देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप जितना अच्छा लिख करके आएंगे और लिख करके आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर तभी मिल पाएंगे आपको। ठीक है, तो पहली चीज़ लिख करके आना है, फिर आप कितना अच्छा लिखते हो, टू द पॉइंट लिखते हो, वो दूसरी चीज़ है, बट लिख करके ज़रूर आए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इन सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, रीचेक योर आंसर्स एट द एंड। एंड में आप एक काम और करें, अपने अगर आपको टाइम मिलता है तो अपने आंसर ज़रूर चेक कर लें। बेसिक मिस्टेक मिल जाती है बच्चों को, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर क्वेश्चन का आंसर आपने आगे पीछे लिख दिया है, या एमसीक्यूज़ में आपने ऑप्शंस गलत लिख दिए हैं। करेक्ट, आपको आंसर करेक्ट पता है बट आपने ऑप्शन गलत लिख दिए उस टाइम पर जब आपने अटैम्प्ट करा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो एंड में एक बार चेक करोगे, रीचेक करोगे अपने जो भी आंसर्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलेगी। करेक्ट, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाए छोटी सी, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लो अगर आपका एंड में पेपर हो जाता है तो। ठीक है, टाइम मिलता है तो ही आप ये काम करेंगे, टाइम नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 2-4 क्वेश्चन आते हैं और आप फिर रीचेक करने लग गए। करेक्ट, रीचेक आपको तब करना है जब सारा पेपर आपने अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड एट द एंड, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आराम से पेपर करिए, कोई इशू नहीं है, पेपर अच्छा ही आएगा। तो जितने भी टिप्स मैंने बताए हुए हैं उसका ध्यान रखें, और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, आपका पेपर बढ़िया ही होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री जाइए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।